पूरब के देशों में ध्यान के मैकेनिज्म, ध्यान की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। पश्चिम के देशों में विज्ञान का, उसी में मेडिकल साइंस भी आती है। ये दो अलग अलग छोर हैं। एक मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड था, देहवादी, जिन्होंने शरीर को कैसे ठीक किया जाए, और दूसरी तरफ आत्मवादी, अपनी चेतना को कैसे निखारा जाए, भावनाओं को कैसे परिष्कृत किया जाए। दो अलग अलग अप्रोच थी। सदगुरु ओशो के आने से बीच का एक ब्रिज बना, एक सेतु बना। ध्यान और विज्ञान आपस में मिल सकते हैं, अध्यात्म का और मेडिकल साइंस का मिलन हो सकता है। और ओशो का कहना है कि दूसरे प्रकार के विज्ञान तो बहुत दूर हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री और जियोलॉजी। मेडिकल साइंस एक ऐसा फील्ड है जो ब्रिज बन सकता है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हम भौतिक काया भी हैं, हम मन भी हैं, विचार और भावनाएं भी हैं, और हम चेतना आत्मा भी हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन है। और इसलिए मनुष्य की जो बीमारियां हैं उनको केवल इस दृष्टि से देखना कि वे केवल शारीरिक हैं, भूल हो जाती है। हां, कुछ बीमारियां निश्चित रूप से फिजिकल हैं, कुछ मानसिक हैं। धीरे धीरे पिछले 50-60 सालों में इसकी समझ बढ़ी है, साइकोलॉजी और साइकेट्री का काफी विकास हुआ है, लेकिन फिर भी अधूरा है। एक तीसरा बिंदु और है, वो है चेतना के तल पर, आत्मा के तल पर अगर हम रुग्ण हैं, सब चीजें एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यदि मेरा मन बेचैन है, भयभीत है, तो पेट में एसिडिटी बढ़ जाएगी, हो सकता है पेप्टिक अल्सर हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका ठीक उल्टा भी संभव है। शरीर में कोई तकलीफ है, उसकी तरंगें मन तक पहुंचेंगी, आत्मा तक पहुंचेंगी। सच पूछो तो हम ऐसा नहीं कि शरीर और आत्मा का जोड़ है, हम साइकोसोमेटिक एक ही है। उसका स्थूल बाहरी रूप शरीर है, भीतर का छुपा हुआ रूप आत्मा है, दोनों के बीच में मन और भावना है। तो सभी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो मनुष्य का ठीक ठीक पूरा पूरा स्वास्थ्य तभी संभव है जबकि सभी तलों पर उसे स्वस्थ रहने का सुविधा मिल सके। अभी जो मेडिकल साइंस विकसित हुई है वह बेसिकली फिजिकल और केमिकल चीजों पर निर्भर करती है। समझो किसी के पैर की हड्डी टूट गई, हम प्लास्टर कर देंगे, एक फिजिकल ट्रीटमेंट। किसी की रीढ़ की हड्डी में खराबी आ गई, फिजियोथेरेपी और ट्रैक्शन से ठीक हो जाएगी। कोई ट्यूमर हो गया, ऑपरेशन कर कर निकाल देंगे, एक फिजिकल ट्रीटमेंट। फिर सबसे ज्यादा फील्ड मेडिकल साइंस में मेडिसिन का है, रसायनों का है, निश्चित रूप से बहुत उपयोगी। किसी विटामिन की कमी है, कि हार्मोन की कमी है, कि प्रोटीन की कमी है, उस कमी को दूर कर दिया जाए, रोग ठीक हो जाएगा। सरल सी बात है। अब आती है बात मन की। मन ना तो फिजिकल है और ना केमिकल है। हमारा मन विचारों और भावनाओं से बना है। विचारों का रोल तो छोटा सा है, मुश्किल से 10%, 90% भावनाओं से बना हुआ है। वहां से भी रोग पैदा होते हैं। भावनाएं भी शरीर पर असर करती हैं, और फिर मन से और गहराई में हमारी चेतना है, वहां से भी रोग उत्पन्न होते हैं और वो सब चीजों को प्रभावित करते हैं। तो हम मोटे मोटे तौर पर फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल बीइंग हैं। इन सब का इकट्ठा कॉम्बिनेशन है। तो केवल एक इलाज काम का नहीं हो सकता, अलग अलग प्रकार की चीजें होंगी। मन में जैसी सोच विचार और धारणाएं हैं, उससे हमारी भावनाएं प्रभावित हो जाती हैं। भावनाओं से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज हो जाते हैं, उनसे हमारी फिजिकल बॉडी पर असर पड़ जाता है। चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस बात को खूब अच्छे से समझ लें, फिर हम आगे की बात को समझ पाएंगे। हमारे ऊपर विचारों का, भावनाओं का, धारणाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम सब भली भांति जानते हैं कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शंस का एक्सपोजर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को होता है, किंतु उसकी तुलना में उनको इन्फेक्शन बहुत कम पकड़ता है। सामान्य व्यक्ति को अगर इतना एक्सपोजर हो इन्फेक्शन का तो निश्चित रूप से वह रुग्ण हो जाएगा, किंतु मेडिकल स्टाफ के लोगों को बहुत कम असर पड़ता है।
कारण भीतर एक धारणा है कि मैं तो दूसरों की सेवा कर रहा हूं, दूसरों को ठीक कर रहा हूं, मैं कैसे बीमार हूंगा। ये धारणा हमारे भीतर इम्यूनिटी पैदा कर देती है। पुराने जमाने में, आज से 50-60 साल पहले, जब टीबी और लेप्रोसी का इलाज नहीं था, जो लोग टीबी सैनिटोरियम में, लेप्रोसी के आश्रमों में लोगों की सेवा किया करते थे, कभी किसी को टीबी और लेप्रोसी नहीं हुई। वो स्वेच्छा से सेवा करने आए थे। उनके मन में कहीं धारणा है कि हमें यह रोग नहीं होगा, और उन्हें नहीं होता था। तो निश्चित रूप से हमारी धारणाएं, हमारी भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं। अगर कोई भयभीत, डरा हुआ है कि कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, अब काफी चांसेस इसको हो जाएगा, ये खुद इनवाइट कर रहा है। तो हमारे मन का एक महत्वपूर्ण रोल है। पुराने जमाने में हमारे देश में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वे उपदेशक भी थे और चिकित्सक भी थे। पहले डॉक्टर अलग से नहीं हुआ करता था। आज फिर ऐसी जरूरत आ गई है, या तो डॉक्टर इस बात को समझे कि कुछ चीजें हमारे क्षेत्र के बाहर हैं, तो उन मरीजों को कहीं और रेफर करें जहां वो ठीक हो सकते हैं, या फिर अपना क्षेत्र, अपना दायरा बढ़ाएं। उनको ऋषि की भूमिका निभानी होगी। निश्चित रूप से भावना का इलाज भावना के तल पर ही हो सकता है, विचार का इलाज विचार के तल पर ही हो सकता है। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं। जो हम किसी हताश व्यक्ति को, अवसादग्रस्त डिप्रेशन वाले को या सुसाइडल थिंकिंग वाले को दवाई से ठीक करने की कोशिश करते हैं केमिकली, इसमें बड़ी सफलता हमें नहीं मिलती, क्योंकि ये संभव नहीं है। छोटी मोटी सफलता मिल सकती है, बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। उसके विचारों को परिवर्तित करना होगा। शायद यह हिप्नोसिस के द्वारा, सेल्फ सजेशन के द्वारा, अफर्मेशन के द्वारा आसानी से हो सकता है, बजाय ड्रग्स के। कोई व्यक्ति एडिक्टेड हो गया है, कहीं कोई इमोशनल नीड उसकी ऐसी थी कि वह एडिक्टेड हो गया। जब तक हम उसको इमोशनल लेवल पर कुछ इंतजाम नहीं करेंगे, वो एडिक्शन के बाहर नहीं आ सकता। तो मनुष्य का होना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको सिर्फ मटेरियलिस्टिक ढंग से सोचना कि एक भौतिक काया है, तो भीतर कुछ बायोकेमिस्ट्री है, बस सिर्फ इतना ही नहीं है, इसका अलावा और भी कुछ है। हाँ, चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। समझो, धीमी धीमी गहरी गहरी सांस लेते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। वो जो सिंपैथेटिक सिस्टम था, स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ने वाला, एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन, उसको टेक ओवर कर लेता है पैरासिम्पैथेटिक, और हमारा मन भी शांत हो जाता है। अब धीमी सांस शरीर के तल पर है, एक फिजिकल घटना है, लेकिन मन भीतरी तल पर है और आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। इसका उल्टा संभव है। जब हमारा मन क्रोधित होता है, बेचैन होता है, हमारी सांस उबड़ खाबड़ हो जाती, तेजी से चलने लगती, हृदय की गति बढ़ जाती है। थी मन में बात, लेकिन हृदय की गति बढ़ गई, रक्तचाप बढ़ गया, सांस अराजक हो गई, कियोटिक हो गई। सब चीजें आपस में संयुक्त हैं, जुड़ी हुई हैं। तो सांस बदलकर फिर मन को क्यों नहीं बदला जा सकता? हृदय की गति को क्यों नहीं प्रभावित किया जा सकता? निश्चित रूप से किया जा सकता है, और किया जाना चाहिए। समझे, हमारे भीतर अब कोई भावना पैदा होती, उदाहरण के लिए क्रोध, एक भाव पैदा हुआ, यह भाव ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप लिया कुछ, अभी हमको ठीक ठीक पता नहीं किस प्रकार से, लेकिन ईईजी में तो पकड़ में आती हैं चीजें। हाइपोथैलेमस ग्लैंड प्रभावित हुई, अब वहां से केमिकल चला, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी ने स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भेजे एड्रिनल ग्लैंड को, और वहां से एपिनेफ्रिन आ गई, और उसने हमको फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार कर दिया, लड़ो या भागो। फिजिकल बॉडी प्रभावित हो गई, मांसपेशियों का रक्त संचार बढ़ गया, भागने दौड़ने के लिए, लड़ने मरने के लिए हम तैयार हो गए। क्या सब चीजें आपस में कनेक्टेड नहीं है? सब चीजें कनेक्टेड हैं। तो हम केवल फिजिकल बॉडी ही नहीं है, जैसा कि आधुनिक मेडिकल साइंस अधिकतर लेती है, और इसलिए वह आधी अधूरी है। स्पिरिचुअलिज्म भी आधा अधूरा है। वह सोचता है कि मनुष्य केवल आत्मा है। काश ये दोनों कंप्लीमेंट्री हो जाएं। कंट्राडिक्टरी तो बिल्कुल ही नहीं है।
जब हमारी आत्मा और शरीर एक साथ रह रहे, इसका मतलब आपस में इनका सामंजस्य है, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ठीक ऐसे ही मेडिसिन और मेडिटेशन, इन दोनों का भी एक कॉम्बिनेशन डेवलप होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले मैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की किताब पढ़ रहा था, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोग इसको पढ़िएगा, मैं इसकी लिंक भी आपको भेज दूं। बहुत अद्भुत किताब है। इन्होंने काफी सालों की रिसर्च के बाद यह बात सिद्ध की कि हमारी भावनाएं, विचार, धारणाएं, हमारे विश्वास हमारे भीतर जेनेटिक चेंज पैदा कर सकते हैं। यहां तक कि जिनको हम आरएनए, डीएनए कह रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन आ सकता है। कई सालों की रिसर्च, जिसको हम जेनेटिक बीमारी कह रहे थे, आनुवंशिक है, खानदानी चली आ रही है, हम सोचते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की रिसर्च बताती है, कई सालों की मेहनत, कि परिवर्तन संभव है काफी हद तक। 100% नहीं, लेकिन फिर भी काफी हद तक। एक उदाहरण से ले लें, हम भली भांति जानते हैं वायरस और बैक्टीरिया, इनमें जेनेटिक परिवर्तन होते रहते हैं और थोड़े दिनों में इनकी नई प्रजाति आ जाती है, नए वेरिएंट, नए म्यूटेंट बन जाते हैं। जब बैक्टीरिया, वायरस का आरएनए, डीएनए चेंज हो सकता है, तो क्या मनुष्य का नहीं हो सकता? मुझे याद आता है, जब मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, उस समय डीडीटी से मच्छर क्या छिपकली भी मर जाते थे। धीरे 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 मच्छर रजिस्ट हो गए, अब डीडीटी से कोई नहीं मरता था। भारत सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम था, मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, बाद में उसको बंद करना पड़ा। जो दवाइयां थी मच्छर मारने की, वो नाकाम हो गई। क्यों? मच्छर के जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। हम भली भांति जानते हैं, जो इस एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज होता है, धीरे धीरे रेजिस्टेंट स्पीसीज डेवलप हो जाती हैं बैक्टीरिया की। सुपर बग जिन्हें कहते हैं, भयंकर बैक्टीरिया, किसी एंटीबायोटिक से नहीं मरते। पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें जेनेटिक चेंज हो गया। नई परिस्थिति में उन्होंने नया ढंग सीख लिया अपने जीवित बचने का। क्या बिलीफ्स के द्वारा हम अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं। ये थोड़ी भीतर से पकड़ने वाली बात है। तो मैं चाहता हूं कि भविष्य में एक होलिस्टिक अप्रोच इस दिशा में जाए कि फिजिकल थेरेपीज का भी उपयोग है, निश्चित रूप से केमिकल्स का, मेडिसिन का भी उपयोग है। इसके अलावा कुछ और भी जरूरी है। साइकेट्री, हम सब जानते हैं, कम ही केसेस में सफलता हासिल करती है। साइकोलॉजी का ज्यादा उपयोग है। और साइकोलॉजी ने एक चीज को भी इग्नोर किया हुआ है, वो है हिप्नोसिस। अगर इसको ठीक ढंग से स्वीकृति मिल जाए सब तरफ, पॉजिटिव ढंग से, अक्सर सम्मोहन को हम एक नेगेटिव ढंग से सोचते हैं, हमें वशीभूत कर लेगा कोई। नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ हिप्नोसिस, सेल्फ अफर्मेटिव सजेशन, अपने आप को, कोई और नहीं कर रहा है, छोटी सी कला है, एक 15-20 दिन में कोई भी सीख सकता है। और ऐसा व्यक्ति भीतर से स्वस्थ होना शुरू कर देगा। एक सकारात्मक दृष्टि उसके अंदर पैदा हो जाएगी। तो फिलहाल हमारी मेडिकल साइंस जो है, वह उम्र तो लंबी कर रही है, लेकिन आदमी का दुख कम नहीं कर रही है। जब तक उसके भीतर भावनात्मक विकास नहीं होगा, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी, शांति और सुख में नहीं जी सकेगा। शरीर स्वस्थ हो जाएगा, उम्र लंबी हो जाएगी, लेकिन भीतर की बेचैनी का, परेशानी का क्या करोगे? अतृप्ति है भीतर, उसका क्या होगा? भीतर रिक्तता का एहसास है, खालीपन की अनुभूति, उसका क्या करोगे? उम्र लंबी करके हम व्यक्ति के केवल दुख को ही लंबा कर देंगे और तो कुछ कर नहीं सकते। भला करने की कोशिश में भी बुरा हो जाएगा। जब मैं जापान गया पहली बार, वहां ओल्ड पीपुल होम्स में गया देखने, तो देख के बड़ी तकलीफ हुई। 95 साल के, 100 साल के, 105 साल के लोग बड़ी गिनती में मौजूद हैं। अधिकांश को ऑक्सीजन लगी है, किसी की नकली हार्ट बीटिंग चल रही,
किसी को ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, किसी को किडनी डायलिसिस चल रही है, 5-5, 10-10 साल हो गए, जिंदा है, नाम मात्र को जिंदा है। मैं एक और नई बात पर सभी डॉक्टरों का ध्यान लाना चाहूंगा, और वह यह है कि केवल उम्र को लंबा कर देना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, व्यक्ति शांत और आनंदित कैसे हो यह भी हमारा लक्ष्य हो। तो आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, और वह एक ही ढंग से आती है, हमारे भीतर की भावनाओं का परिष्कार हो, जिनको हम सट्रिपु कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इनसे छुटकारा हो, और इसके ठीक विपरीत प्रेम, करुणा, अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, निरअहंकारिता, इनका विकास हो। तब हमारा हृदय का विकास हुआ। इसको मैं कहता हूं इमोशनल फ्लावरिंग। और इससे और गहरी बात है फिर स्पिरिचुअल फ्लावरिंग। हमारे भीतर चेतना है, आत्मा है, उसको भी विकास की जरूरत है। हम जैसे हैं अर्धमूर्छित से हैं, हम बाहर के प्रति तो होशपूर्ण हैं, स्वयं के प्रति हम बेहोश हैं। इसको कहते हैं आध्यात्मिक तंद्रा, एक प्रकार की निद्रा में है, प्रमाद और मूर्छा में है, स्वबोध, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। और मेडिटेशन का अर्थ होता है सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना, हमें अपने होने का पता चले, आत्मज्ञान इसका लक्ष्य है। और तब एक और अद्भुत घटना घटती है, जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा का एहसास हो जाता है कि अरे मैं तो सनातन और शाश्वत हूं, अजर अमर हूं, न मेरी कभी बर्थ हुई है और न मेरी कभी डेथ होगी। ओशो ने अपनी समाधि पर लिखवाया है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड। हम सबकी आत्मा अजन्मा और अमृत है। और तब हमारे भीतर से वो जो भय है, जो सारे फोबिया और एंजाइटी और एप्रीहेंशन की वजह है, वह विदा हो जाता है। हमें याद आता है अपने पिछले जन्मों की, सैकड़ों हजारों बार हम जन्म चुके हैं, मर चुके हैं, फिर भी हम मरे नहीं। हम शाश्वत रूप से मौजूद हैं। शरीर बदल गए, वो पुराना शरीर जीर्ण, जरा जीर्ण हो गया था, प्रकृति ने उसे वापस ले लिया, एक नया मॉडल दे दिया, फिर नए बच्चे बन के आ गए, खेलो कूदो मजा करो। मृत्यु के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। मृत्यु हमारी दुश्मन नहीं है। जब यह शरीर रहने काबिल नहीं रहा, इसको विड्रॉ कर लिया। आप एक मकान में रह रहे थे, वो मकान खंडर हो गया, अब गिरा की तब गिरा की हालत में। और अगर सरकार कुछ इंतजाम कर दे कि आप पुराना मकान छोड़िए, आपको एक नया फ्लैट देते हैं, आप बड़ी खुशी खुशी चले जाएंगे। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास कार पुरानी खटारा हो गई और कंपनी एक ऑफर दे कि आप पुरानी कार जमा कर जाओ, नई कार ले जाओ फ्री ऑफ चार्ज। क्या आप धन्यवाद ना दोगे? निश्चित रूप से दोगे। जब प्रकृति ऐसा हमारी देह के संग कर रही है कि जब पुरानी हो गई, अब रहने काबिल नहीं है, इसको वापस कर दो, बिल्कुल नया मॉडल ले लो, इसमें बुरा क्या है? तो मृत्यु के प्रति जो निगेटिव धारणा सारी दुनिया में फैली है, इसको तोड़ना जरूरी है। और यह टूटेगी दो उपायों से। सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा सकते हैं, अपने अतीत के जन्मों को देख सकते हैं। भगवान बुद्ध और महावीर ने इसको कहा है जाति स्मरण। दूसरा उपाय है ध्यान में हम डूबे और कायोत्सर्ग जिसे कहते हैं, उस स्थिति तक पहुंच जाएं। हम दूर से अपने शरीर के दृष्टा हो जाएं। वही सारे ध्यान और योग का लक्ष्य है। सदगुरु ओशो की एक किताब का टाइटल है द आर्ट ऑफ डाइंग। हिंदी में एक किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूं। एक अन्य पुस्तक है मरो हिजोगी मरो। ये किस मृत्यु की बात कर रहे हैं? जीते जी मर जाने का नाम। शरीर ऐसा हो जाए मानो मृतवत। जीवित हैं, पूरी तरह जीवित हैं, लेकिन इससे दूर चेतना खिसक गई। सूक्ष्म शरीर बाहर हो गया और बाहर से सबको देख रहा है।
तब उसे एक चीज का एहसास हो जाता है कि मैं शाश्वत और सनातन हूं, मेरी मृत्यु संभव ही नहीं। और तब एक बिल्कुल नए प्रकार की जीवन शैली आ जाती है। जब तक हम यह नहीं सीख जाएंगे आर्ट ऑफ डाइंग, हमारा जीवन आधा अधूरा, डरा डरा, सहमा सहमा रहेगा। हमारे भीतर साहस नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, हम भयभीत होंगे, छोटी छोटी चीज में एंजाइटी और एप्रीहेंशन होगा। वो तो अपने अमृत आत्मा को जानकर ही मिट सकता है, ध्यान के द्वारा उसे जाना जा सकता है। इस प्रकार आप देखिए सारी चीजें आपस में कंप्लीमेंट्री हो जाएंगी। जीवन जीने के लिए हम 25-30 साल विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, तब जाके वो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट हासिल करते हैं, और उससे इतना ही होगा, आजीविका कमाने लायक हो जाएंगे। एक शिक्षा और जरूरी है, मरना कैसे है। आप मेरी बात सुन के चौंकेंगे, शायद बुरी लगे आपको, वो आपकी नेगेटिव धारणा है मृत्यु के बारे में। जब हमको पता है कि मृत्यु इस जीवन का अनिवार्य अंग है, अनअवॉइडेबल, तो फिर क्यों ना उसकी तैयारी की जाए। जो हम जीवन जीने की तैयारी 25-30 साल करते हैं, उसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो मृत्यु की तैयारी नहीं करेंगे क्या? कब करेंगे? मृत्यु तो अचानक अतिथि की भांति आती है। अतिथि मतलब जो बिना तिथि बताए, विदाउट एनी अपॉइंटमेंट आ जाता है। उसकी तैयारी तो जीते जी ही करनी होगी। ध्यान उसकी तैयारी है। अभी थोड़े दिन पहले मेरी माताजी का पुण्यतिथि का उत्सव हम मना रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में आखिरी दिन एक गीत लिखा था और पब्लिक में आके मंच पे पहली बार माइक पे खड़ी हुई वो उन्होंने वह गीत गाया। उसके बोल कुछ इस प्रकार थे कि हंसते हुए जीना, हंसते हुए मरना, मरने की कला सिखाई हमें, जीने की कला सिखाई हमें, आनंद में जीना सिखाया ओशो ने, आनंद में मरना सिखाया हमें। तब जाके पूरी बात होगी, नहीं तो बड़ी आधी अधूरी सी हो जाती है। हम जीवन की तैयारी तो बहुत कर रहे हैं, मृत्यु की कोई तैयारी नहीं। क्या यह अधूरी शिक्षा नहीं है? शायद आपने वीडियो देखा हो, थोड़े दिन पहले काफी वायरल हुआ। थाईलैंड के एक बौद्ध भिक्षु ने अपनी देह त्यागने के पूर्व सबको घोषणा कर दी कि आज मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। फिर वो वीडियो में आता है, वो मंच पर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, उनके शिष्यगण आके बैठ गए। उन्होंने ताबूत और लेटने का इंतजाम कर दिया जमीन पे। वो भिक्षु अपनी कुर्सी से उठ के आए, सबको नमस्कार किया, उस चादर पर लेट गए। 5 मिनट उन्होंने ध्यान किया और अपनी देह छोड़ दी। उनके शिष्यों ने उठा के उस चादर को पकड़ कर उनको ताबूत में रखा और शमशान घाट की तरफ ले गए। क्या मृत्यु इतनी शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण, स्वागतपूर्ण नहीं हो सकती? निश्चित रूप से हो सकती है। और एज ए डॉक्टर आप भली भांति जानते हैं कि जन्म और मृत्यु दो अलग अलग बातें नहीं है। मृत्यु एक घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। इट इज नॉट एन इवेंट बट ए प्रोसेस विच स्टार्टेड राइट फ्रॉम द बर्थ। पैदा होते से बच्चे के भीतर मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स हैं, उसमें से करीब 5000 न्यूरॉन्स प्रतिदिन मरने लगते हैं और नया न्यूरॉन कभी नहीं बनता। हमारे शरीर की अन्य कोशिकाएं बन जाती हैं, हड्डी टूट गई, बोन सेल्स बन जाती हैं, चमड़ी में घाव हो गया, स्किन सेल्स बन जाती हैं, सब रिपेयर हो जाता है, काफी कुछ। न्यूरॉन्स कभी नहीं बनते। वो 5000 न्यूरॉन्स प्रतिदिन जीवन के पहले दिन से ही मरना शुरू हो जाते हैं। 60 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते लगभग 20% मस्तिष्क का वजन कम हो जाता है। हम कहते हैं ना, लोग 60 आ गए, 60 साल के हो गए, अब इनकी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना। मेरी बात पर भी भरोसा नहीं करना, मैं 66 का हो गया हूं। 75 साल का होते होते 25% वजन कम हो जाता है मस्तिष्क का। फिर एक दिन ऐसा आता है जब यह मस्तिष्क इस शरीर को संचालित करने में सक्षम नहीं है और मृत्यु हो जाती है। अब बताइए, मृत्यु एक घटना है या एक धीमी धीमी प्रोसेस लंबे समय से चल रही थी? हम जो कहते हैं फलाना व्यक्ति इस तारीख को इतने बजे मर गया, ऐसा लगता है कि अचानक जैसे कोई घटना घट गई। ये तो लंबी प्रोसेस थी। उस दिन फाइनल एंड आया।
अगर हम इस ढंग को देखेंगे चीजों को, तो जीवन और मृत्यु पैरेलल चल रहे हैं, और जैसी जीवन की शिक्षा है वैसे ही मृत्यु की भी शिक्षा होना चाहिए। उसका नाम ध्यान है, कायोत्सर्ग की तैयारी है, द आर्ट ऑफ डाइंग। इसलिए आप संतों की वाणी सुनेंगे, उसमें मृत्यु की बड़ी चर्चा आती है। चाहे संत गोरखनाथ के वचन सुनो, चाहे कबीर साहब के वचन सुनो। कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद। कहते मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब आएंगे यमदूत। उस परम आनंद की घड़ी में इस छोटे से शरीर को छोड़कर मैं विराट परमानंद में लीन हो जाऊंगा। वह सौभाग्य का क्षण कब आएगा? मृत्यु को दुश्मन की तरह नहीं देख रहे। तो हमारी साइकोलॉजी में यह बात परिवर्तन करने की जरूरत है। वो एक डीप हिप्नोसिस है, उसको मिटाने की, रीप्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। और मेडिकल साइंस और मेडिटेटिव साइंस, इनका आपस में मिलन हो। पुनः दोहरा दूं, मनुष्य होने के नाते हम फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बीइंग है। इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो शुरुआत के दो चीजों पर तो काफी कुछ काम हो चुका है वेस्टर्न एलोपैथिक साइंस के द्वारा। भीतर की दो चीजों पर पूरब के ऋषि मुनियों ने बहुत काम किया है। सच पूछो तो हेल्थ के लिए जो शब्द है स्वस्थ, वह ध्यान का पर्यायवाची है। स्वयं में स्थित होना, वह है स्वास्थ्य। आत्मरमण की, ध्यान की, समाधि की अवस्था। किसी व्यक्ति की कब्र को भी हम समाधि कहते हैं और ध्यान की चरम अवस्था को भी समाधि कहते हैं। जरूर इनमें कोई समानता है मृत्यु में और ध्यान में। हां, ध्यान में भी एक प्रकार की मृत्यु घटती है, जीते जी मृत्यु। हम अपने आप को इस मृणमय काया से भिन्न शाश्वत चैतन्य के रूप में, इटर्नल कॉन्शियसनेस के रूप में जान लेते हैं, और तब सब कुछ हमारा परिवर्तित हो जाता है। तो भीतर से आने वाली जो बीमारियां हैं, जिनसे हमारा मन और फिर तन प्रभावित हो रहा था, उनमें से काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, मेडिकल साइंस भी अधूरी है और मेडिटेटिव साइंस भी अधूरी है। माना कि पूरब के लोगों ने बड़ी भाव शुद्धि की, लेकिन शरीर के तल पर तो बीमार रहे, तकलीफों में रहे, दीनहीन रहे, गरीब रहे। पश्चिम के मुल्कों ने संपत्ति पैदा की, शक्ति पैदा की, स्वास्थ्य के विविध उपाय किए शरीर के तल पर, लेकिन वहां पर भीतर के तल पर रुग्णता है। जितने मानसिक रोगी आज उन्नत देशों में हैं, उतने गरीब देशों में नहीं है। प्रतिभाशाली आदमी अमेरिका के सुसाइड करते हैं। भीतर की रिक्तता काटने को दौड़ती है। करें क्या? सब कुछ है, जो कुछ हो सकता था सब कुछ है। अब बड़ा सवाल पैदा हो जाता कि जिए किस लिए। यह सवाल गरीब आदमी को कभी पैदा नहीं होता था कि किस लिए जिए। सर्व सुविधा संपन्न व्यक्ति के भीतर पैदा होता है। यदि मेडिटेटिव साइंस उपलब्ध हो जाए तो वह व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा, बल्कि आत्म रूपांतरण की प्रक्रिया में लग जाएगा। एक नए डायमेंशन में उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी। और हमारे भीतर आत्मा का रोग क्या है, वह भी खूब अच्छे से समझ लें। संक्षेप में दो बीमारियां हैं हमारी आत्मा में। एक तो वह स्वयं के प्रति बोध से भरी हुई नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी चीज, हमारी चेतना उन चीजों पर फोकस हो जाती है जो हमें प्राप्त नहीं हुई, और उनकी कामना और वासना करने लगती है। जो हमें मिला है उस पे हमारी नजर नहीं जाती। ये हमारी भीतरी बीमारी है। पैर में कांटा चुभा है तो जरूर सारी हमारी चेतना वहां फोकस हो जाएगी। ये इमरजेंसी है, कांटे को निकाला जाए। ठीक इसी प्रकार जो जो चीजें नहीं है हमारे पास, वो हमें कांटे की तरह चुभती हैं और उन पर हमारी दृष्टि अटक जाती है। मिसिंग टाइल सिंड्रोम साइकोलॉजी में एक शब्द उपयोग किया जाता है।
जो चीज मिसिंग है, जब उस पर हमारा ध्यान जाएगा तो हम उसको पाने की कामना से भर जाएंगे, वासना पैदा हो जाएगी और हम एक महत्वाकांक्षा की दौड़ में लग जाएंगे। तो ये दो रोग हैं हमारे भीतर के, कामना और स्वबोध का अभाव। इनको दूर करने के उपाय जो हैं, एक है मेडिटेशन यानी साक्षी भाव, दृष्टा भाव, ध्यान, और दूसरा है तथाता भाव, स्वीकार भाव, एक समझ, एक डीप अंडरस्टैंडिंग। जो है मैं उसका मजा लूं, ठीक है, जो नहीं है उसके लिए कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए दीवाना ना हो जाऊं। वर्तमान के क्षण का आनंद लूं। जो व्यक्ति वर्तमान के क्षण का आनंद लेने लगा वह स्वबोध से भर जाता है। ये दोनों बातें एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री हैं। तो दो हमारी आत्मिक बीमारियां हैं, एक है वासना, अतृप्ति, असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट, और दूसरी है सेल्फ अनअवेयरनेस। इनका इलाज मेडिटेशन से होगा। बीच में मन है, वो कुछ कुछ तन जैसा है, कुछ कुछ चेतन जैसा है, लिटिल बिट लाइक कॉन्शियसनेस, लिटिल बिट लाइक फिजिकल बॉडी, वो बीच में है, तभी तो वो दोनों का जोड़ है। हाँ, और एक चीज मिसिंग अभी तक, भीतर की दो बातों का, इमोशनल और स्पिरिचुअल का ख्याल पूरब के मनीषियों ने किया, बाहर की दो बातों का, फिजिकल और केमिकल चीजों का वेस्टर्न साइंस ने किया। बीच की एक चीज और है, वो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। पुरानी भाषा में हम उसको प्राण शक्ति कहते हैं, आज की भाषा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लें। वो एक लिंक है जो चीजों को जोड़ रही है। विचार एकदम से हार्मोन में चेंज नहीं हो जाता, बीच में कहीं कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खेल चलता है, फिर केमिस्ट्री शुरू होती है, बायोकेमिकल चेंज होते हैं और फिर फिजिकल बॉडी पर चेंज होते हैं। तो भविष्य के लिए एक रिसर्च का बिंदु यह भी सोचा जाए, मेडिसिन और मेडिटेशन का तो कॉम्बिनेशन हो ही, इनके बीच में कुछ विद्युतीय रूप से चीजें हैं, दोनों को जो जोड़े हुए हैं, एक सूक्ष्म ऊर्जा, एक सूक्ष्म शक्ति, उस पर शोध कार्य किया जाए और तब हम एक कंप्लीट हेल्थ हासिल कर सकेंगे। तो मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं। ओशो की इस बात पर मैं आज की चर्चा को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को इतने प्रेम से सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओशो।